हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी आज आपका जो सेशन है उसमें जो भी सवाल पूछने आप पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल मेरे पास शायद खुशबख्त का आया है। खुशबख्त, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। हेलो मैम, मुझे आपसे लेक्चर नंबर 24 में आपने फिब्रिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट के बारे में बताया था। उसके मैम आपने दो फंक्शंस बताए थे। एक तो ये कि वो फिब्रिन थ्रेड की जो फॉर्मेशन होती है उसको स्टॉप करवा देता है। सेकेंडली ये कि वो जो फैक्टर नंबर 12 होता है उसको एक्टिवेट करवा देता है। मैम फैक्टर नंबर 12 जो है वो मतलब इस पूरे जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे था उसकी एक्टिवेशन के लिए काम करता है। और जो उसका पहला वाला फंक्शन था वो फिब्रिन उसके थ्रेड को ब्रेक डाउन करवाना था। तो मैम ये दोनों कंप्लीट डिफरेंट उसके फंक्शंस हैं, तो मैम ये इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, देखो देखो, आपका जो फैक्टर 12 वाला जो क्वेश्चन था ना, वो इस तरह से था बेटा कि जैसे मैंने आपको बोला कि जो कोगुलेशन कैस्केड है बेसिकली उसका काम इन्फ्लेमेशन में है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर एक बिल्कुल बाहर की चीज को अंदर लाया जा रहा है तो यकीनन उसके किसी छोटे माइनर से पार्ट का जो ताल्लुक होगा वो होगा कहीं। और वो इसी तरह से है कि बेसिकली हमें कोगुलेशन कैस्केड की जरूरत नहीं है, हमें फिब्रिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होता है, क्योंकि अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा तो फिब्रिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स नहीं बन सकेंगे, क्योंकि फिब्रिनोलाइटिक पाथवे उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट नहीं होता। फैक्टर 12 का अगर आपको याद हो तो जो सबसे पहला फंक्शन हमने पढ़ा था वो था ब्रेडिकाइनिन का। अगर याद हो, कुछ वक्त याद है आपको, ब्रेडिकाइनिन के हवाले से भी हमने पढ़ा था कि हेजमन फैक्टर ही है जो ब्रेडिकाइनिन बनाता है। और अगर आपने ये याद हो आपको, तो मैंने ये बोला था कि ब्रेडिकाइनिन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड्स का है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेनेवर वी नीड ब्रेडिकाइनिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है इन इन्फ्लेमेशन, तो हर दफा ब्रेडिकाइनिन के लिए आपको हेजमन फैक्टर एक्टिवेट कराना पड़ेगा। हेजमन फैक्टर एक्टिवेट होने के माइक्रोबियल जो कंट्रीब्यूशन है उसके अलावा अगर कोई तरीका है तो वो है कि फिब्रिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स अगर आएंगे तो हेजमन फैक्टर एक्टिवेट होगा तो ब्रेडिकाइनिन मिलेगा। समझ में आ रही है? सो हमको उस प्रोसेस को ऑनगोइंग रखने के लिए इस तरह से बिल्कुल कंप्लीट ऑपोजिट है। मैं समझती हूँ कि फिब्रिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट का काम ही क्या है कि फिब्रिनोलाइटिक पाथवे एक्टिवेट होने के नतीजे में वो चीज आ रही होती है, तो फिब्रिन की ब्रेकडाउन होगी तो ही प्रोडक्ट्स बनेंगे और वो प्रोडक्ट्स जाके हेजमन फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे ताकि आपको ब्रेडिकाइनिन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। समझ आई बात? जी मैम, जज़ाकल्लाह। अच्छा, और कोई सवाल किसी का बच्चों? ये थे ना, क्या नाम है, हफीज। हफीज क्या सवाल है बेटा आपका? हफीज। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि ब्रेडिकाइनिन की अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसका जो वो है पैथोलॉजी जिस तरह के किडनी से रिलेटेड है मैम, मतलब कि ये रेनिन को भी वो करता है, वो बचाता है, तो इसके साथ इंटरेक्शन किस तरह होगा? और मैम इसमें मैं थोड़ी आपका कंफ्यूजन सवाल, है। आई एम सॉरी बेटा, मैं आपका सवाल बिल्कुल ठीक से नहीं समझ सकी। आप ये कह रहे हो कि ब्रेडिकाइनिन जो है वो किडनी के ऊपर बैड इफेक्ट देता है और अगर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो किडनी डिसऑर्डर हो सकता है, ये सवाल है आपका? जी मैम। देखो बेटा, ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि ऐसी कोई भी चीज अगर फॉर एग्जांपल आपके किसी भी किस्म का कोई डिजीज प्रोसेस हो रहा है तो डैमेज किस जगह पे आने वाली है, यू नेवर नो दैट, ठीक है। तो इस तरह तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जिस टाइम पे आपको जिस फैक्टर की जरूरत है वो तो जरूरत है ना, मतलब अगर वो नहीं होगा तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। देखो, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जब आउट ऑफ बाउंड हो जाता है तो वो वैसे ही हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है ना। आपने जितने भी अभी तक जो इतने सारे डिजीजेस के नाम पढ़े हैं वो सारे क्या है, इन्फ्लेमेशन की बेसिस पर वो डिजीजेस हो रही हैं। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अगर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो जो बेसिक जो हमारी बॉडी पे जो असॉल्ट हो रहा है या जो किसी भी किस्म का जो मतलब अटैक हो रहा है उससे बॉडी अपने आप को बचाएगी कैसे, ठीक है। तो उसमें ऑब्वियस ही बात है, जब अटैक हुआ तो नुकसान तो बॉडी को वैसे ही हो रहा है,
ठीक है, अब उसके बाद अगर बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेगी तो ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा ही है हफीज? जी मैम समझ आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बेसिकली इस तरह की चीजें आ रही होती हैं, नुकसान भी होता है, और आपको मालूम है कि बहुत सारी चीजों में ये हो रहा होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट दिया है कैंसर के मरीज को, तो क्या आपके ख्याल में सिर्फ खाली कैंसर सेल्स मर रहे होते हैं? बॉडी की अपना जो नुकसान होता है, एक कैंसर जो कीमोथेरेपी है वो दूसरा कैंसर तक जनरेट कर सकती है। तो मतलब यही तो प्रॉब्लम है कि अगर तो आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल अपना जो आपका जो उसका जो तरीका कार है उसके मुताबिक नहीं चल पा रही है, और किसी भी किस्म की उसको डैमेज या किसी भी खतरे का सामना करना पड़ गया, तो डैमेज तो होगी। तो वो जो मीडिएटर्स हैं वो भी डैमेज करवा सकते हैं, आप जो डिजीज को खत्म करने के लिए दवाएं देंगे वो भी डैमेज करा सकती हैं, और जो अटैक हो रहा है वो तो वैसे ही डैमेज कर रहा है। अब बात समझ में आ रही है? लेकिन उस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन अगर वो प्रोसेस नहीं हो पाया तो भी तो नुकसान ही होगा ना। तो ये वो फैक्टर है कि वो वाली बात है, आगे कुआं पीछे खाई, आपको जाने की कोई जगह नहीं बन रही है। यू हैव टू जस्ट स्टैंड अप ओवर देयर एंड सर्वाइव एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। बात समझ में आई? ठीक है, तो उसमें फिर यहाँ पे वो चीज नहीं रह जाती है कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यू हैव टू जस्ट कोप अप विद द सिचुएशन व्हाटएवर। और उसके बाद अगर कोई नुकसान होता है तो ऑब्वियसली उस नुकसान के साथ गुजारा करना पड़ता है। लाइक हम पूरी जिंदगी आईसाइट की जो वीकनेस हो जाती है, बचपन से हम वीक आईसाइट के साथ तो नहीं होते, आईसाइट की वीकनेस हो गई, सारी जिंदगी गुजारा करना पड़ता है ना उसके साथ। ठीक है, तो फिर वो एक अगर तो डैमेज आ गया किसी भी प्रोसेस के नतीजे में आ गया तो फिर उसके साथ गुजारा करना पड़ता है। क्लियर है ये बात? जी मैम। अच्छा, यही सवाल था ना, मतलब यही पूछना चाह रहे थे ना आप? जी मैम। ओके, और किसी और का कोई सवाल है? एनीवन एल्स? चाहे तो चैट पे टाइपिंग कर दीजिए, मैं चैट पे देख लूंगी। अच्छा जी, फॉर द टाइम बी अब बोलो क्या कह रही हो? मैम मैं कह रही हूँ कि सीरियस इन्फ्लेमेशन जो है वो हमारे पास बिल्कुल लिक्विडी इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसके उसमें अगर बाकी चीजें ऐड हो जाएं तो वो बाकी इन्फ्लेमेशन की तरफ जाएगी। जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। आपने नोट किया होगा कि से फॉर एग्जांपल हाथ जल जाता है, ठीक है, जब हाथ जल जाता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, थोड़ी देर के बाद अगर आप देखें तो उसके अंदर वो आ जाता है, क्या कहते हैं, पानी, आंवला बन जाता है। ठीक है, तो उसको कहा ही जाता है कि उस आंवले को फोड़ने की कोशिश ना करें, अगर तो आपने आंवला खोल दिया तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वजह क्या होती है? अच्छा, अगर जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आपका उसी जगह पे ही इन्फेक्शन हो, कहीं अंदर अगर इंटरनल इन्फेक्शन है और अगर आपने उसको प्रॉपर देखभाल नहीं की है उस जले हुए टिश्यू की, तो वो उसके अंदर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो जो सीरियस इन्फ्लेमेशन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन। तो ये तो नॉर्मल फिनोमिना, ये तो होता है, हो सकता है, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि इस वजह से होगा क्योंकि पेशेंट ने या उसकी जो अटेंडेंट है उसने सही से जख्म की या जो भी चीज है उसकी देखभाल नहीं की होगी, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीरियस इन्फ्लेमेशन का ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट को किसी किस्म का कैंसर है, ठीक है, तो उसकी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है जो कि वाटरी होता है, तो वो तो सीरियस होगा। लेकिन अगर उसके अंदर जो है वो कैंसर जो है वो प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि क्या कहना चाहिए आपका, फिब्रिनस जो थ्रेड्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। हाईली प्रोटीनियस अगर हो गया है तो वो फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है जी, फिर उसके अलावा ये तक भी होता है कि उस कैंसर की वजह से वो कुछ ही मतलब अगर बहुत ज्यादा कैंसर तेजी से स्प्रेड करे तो कैंसर सेल्स उस सीरियस इन्फ्लेमेटरी जो फ्लूइड होता है उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ऑब्वियसली उसके बाद वो जो है वो नॉर्मल नहीं रहता, वो सीरियस इन्फ्लेमेशन नहीं रहती है, वो फिर मतलब एडवांस स्टेज हो सकती है। तो सीरियस इन्फ्लेमेशन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इन्फ्लेमेशन, और उसके बाद उसका कन्वर्ट होना या उसको ट्रांसफॉर्म होना इनटू एनी अदर काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन इज टोटली, ये नहीं है कि ना एक्सपेक्टेड है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
आपके सवाल का आंसर हो गया बेटा? यस मैम, थैंक यू। ऑल राइट। अच्छा जी बेटा। मैम आपने ना एक्सुडेट और ना ट्रांसुडेट की डेफिनेशन कहा था ना कि आप बुक से कर लीजिएगा, फिर आपने एक्सुडेट टाइप पस का बताया था, अगर वाटर के साथ कोई और चीज डिस्चार्ज होगी तो उसे परमानेंट पस एक्सुडेट डिस्चार्ज कहते हैं। तो मैम ये एक्सुडेट की डेफिनेशन है या जो बुक से जिसमें हाई प्रोटीन कंसंट्रेशन हो जाती है? वो डेफिनेशन वही है जो बुक के अंदर है, ठीक है। वो बेसिकली हम जो है फिर उसको एक्सुडेशन ट्रांसुडेशन के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि जी पसी डिस्चार्ज हो रहा है यानी जो सेल्स आ रहे हैं तो वो जो है वो क्योंकि हैवी हो गया ना तो फिर वो एक्सुडेशन की तरफ चला जाता है। अदरवाइज बेसिक जो डेफिनेशन है वो वही है जो बुक के अंदर लिखी है। तो आप उसको आप नहीं चेंज करेंगे। ऑब्वियसली जो डेफिनेशंस अगर आपसे पूछी जा रही हैं तो यू हैव टू राइट द बुकिश लैंग्वेज, तो ऑब्वियसली वो वही रहेगा, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, ये बिस्मा सिद्दीकी ने सवाल पूछा है कि सेल्स बोन मैरो एंड वेयर आर दीज लोकेटेड। जो सेल्स बोन मैरो and reaches hematopoietic stem cells, where are these located? hematopoietic stem cells कहाँ located है बिस्मा? ये सवाल है आपका बिस्मा? जी यही सवाल है? जी मैम, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलो थोड़ा सा। मैं देखो यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है कि जो सेल्स बोन मैरो एंड रीचेस हेमेटिक सेल्स, हेमेटोपोइटिक सेल्स। मैम जो सेल्स लीव करते हैं हमारी बोन मैरो से वो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स पे लोकेट होते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं या वो फर्दर मूव कर जाते हैं, ये सवाल है। ये जो कल का लेक्चर था ये उससे आप जो मैक्रोफेजेस के हवाले से मैंने बताया था उस वाले सवाल को पूछ रही हो ना? कल की जो वीडियो थी? जी मैम, जो डायग्राम से एक्सप्लेन कर ठीक है मैं अभी हाँ वो मैं बताती हूँ। अच्छा देखो, इसके अंदर पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। 2 मिनट रुकिएगा। देखें जी, स्क्रीन शेयर हो गया आप लोग के पास? स्क्रीन शेयर हो? हाँ हो गया ना। अच्छा देखें, मैं ये कह रही हूँ कि आपके जो सेल्स हैं जो योग सैक में होते हैं ना, ठीक है, ये आप फॉर एग्जांपल ये आपका वो एम्ब्रियो बना देते हैं तो ये योग सैक है बेसिकली। तो यहाँ की जो वॉल होती है इसमें से वॉल से मूव करते हैं और मूव करने के बाद सबसे पहले जो ग्रोइंग लिवर होता है उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ जाने के बाद इसके अलावा ये तमाम की तमाम जितनी भी बोन्स होती हैं उनके अंदर सेटल होते हैं, बोन मैरो में, ठीक है, लिवर के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो योग सैक के जो सेल्स हैं वो लिवर में जाते हैं, बोन मैरो में जाते हैं, इसके अलावा लंग्स में जाते हैं और ब्रेन चूंकि उसी वक्त बन रहा होता है उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है जी। अब ये जो 3 जगह हैं यहाँ पे ये सेल्स सेटल हो जाते हैं थ्रू आउट लाइफ के लिए, सेटल्ड होते हैं। तो इनके जो स्टेम सेल्स हैं वो भी इन्हीं ऑर्गन्स के अंदर मौजूद रहते हैं, ठीक है। और ये अपने ऑर्गन के लिए जो मैक्रोफेजेस बन रहे होते हैं वो ये ऑर्गन्स के स्टेम सेल्स खुद ही बनाते हैं, ठीक है। लिवर, लंग और ब्रेन के जो मैक्रोफेजेस की जो स्टेम सेल्स हैं वो अपने सेल्स खुद बनाते हैं, सर्कुलेशन से मोनोसाइट्स इन ऑर्गन्स में एंटर नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर? इतना पार्ट क्लियर है बेटा? यस मैम क्लियर है। यस मैम क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, ये जो सेटल्ड स्टेम सेल्स होते हैं ये हमने कहा था कि लिवर और लंग्स में हो सकते हैं, लेकिन ब्रेन में जब होंगे जब तक ब्लड ब्रेन बैरियर की डेवलपमेंट नहीं होती तो उसके बाद ये सेटल नहीं हो सकते। जी, ब्लड ब्रेन बैरियर बनने से पहले सेटल हो जाते हैं बेटा। ये अभी तो यही तो बता रही हूँ कि एट द टाइम ऑफ इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट इन तीनों ऑर्गन्स के अंदर ये पहले ही जाके सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद लिवर और लंग्स में थ्रू आउट सेटल होते हैं। हाँ, लिवर में, लंग्स में और ब्रेन में कंटिन्यूअसली वहीं रहते हैं, वहां से बाहर नहीं निकल सकते। ओके मैम, ठीक है जी। तो बोन मैरो के अंदर जो होते हैं ना वो सेल्स होते हैं, वो क्या कहना चाहिए, स्टेम सेल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के नतीजे में मोनोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन के नतीजे में जैसे हमने बात की थी कि इंटरल्यूकिन्स रिलीज किए टी सेल टी लिम्फोसाइट्स ने, ठीक है। तो अब वो जो इंटरल्यूकिन्स रिलीज हुए उसके नतीजे में बोन मैरो जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, बोन मैरो के अंदर की जो स्टेम सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे, मोनोसाइट्स बनाएंगे, मोनोसाइट सर्कुलेशन में आएगा, सर्कुलेशन से ये टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में जाने के बाद ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट होगा, मैक्रोफेज में कन्वर्ट होगा और उसके बाद फिर वो जो है डिफेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी। लेकिन ये जो टिश्यू है, दिस टिश्यू डू नॉट इंक्लूड दीज 3 ऑर्गन्स। एम आई क्लियर बिस्मा? यस मैम। यही सवाल था आपका? जी जी मैम। अच्छा, दूसरा सवाल आप क्या कह रही थी? दूसरा कोई सवाल है इसके अलावा? मैम प्रोजेनिटर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। प्रोजेनिटर सेल्स जो होते हैं वो वही जो आपके जो स्टेम सेल्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी जो बिल्कुल इनिशियल सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है। जो प्रोजेनिटर सेल्स हो गई या फीटल सेल्स हो गई, बिल्कुल जो बिगिनिंग में जो पहली बिल्कुल जो इनिशियल स्टेज के जो सेल्स बनते हैं ना उनको प्रोजेनिटर सेल्स कहा जाता है। ठीक है जी। ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद फिर ये है हनाता हनी पूछ रही हैं कि न्यूट्रोफिल्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप का फंक्शन एक्सप्लेन कर दें। बेटा ये तीसरी लगातार क्लास है जिसमें कोई मुझसे ये सवाल पूछ रहा है। न्यूट्रोफिल्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर ट्रैप का काम क्या है कि फाइब्रस मैशवर्क बन जाता है अराउंड द न्यूट्रोफिल्स एंड अराउंड द इंफ्लेमेटरी एरिया, ताकि जो न्यूट्रोफिल्स से जो डिग्रेडिंग प्रोडक्ट्स और जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज हो रहे हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द न्यूट्रोफिल्स एंड डेथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो जो सराउंडिंग सेल्स हैं उनको डैमेज ना कर सके। इज योर क्वेश्चन आंसर्ड है नाता? यस मैम। ठीक है, कोई और सवाल किसी के पास? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोले। मैम जिस तरह के ब्रेन टिश्यू अगर डैमेज हो या अभी जो रिसेंटली बिस्मा ने क्वेश्चन किया था, जी जी। तो मैम ये क्या फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी के थ्रू मैम इसकी रिकवरी नहीं हो सकती? दोबारा बोलो क्वेश्चन। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रेन टिश्यू अगर डैमेज हो जाए तो इसकी रिकवरी फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी के थ्रू नहीं हो सकती? ब्रेन टिश्यू, अच्छा ये बेटा ये अगला जो लेक्चर है ना इसके ऊपर पूरी डिटेल पे बेस कर रहा है। देखो हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। मैं ये आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं आपको ये चीज अभी बता देती हूँ। ये अच्छा है, यहीं पे ये टॉपिक डिस्कस हो जाएगा तो मुझे इसको लेक्चर में दोबारा से ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका और बहुत ही जरूरी चीज है जो पता होनी चाहिए सबको। देखो हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना पूरी बॉडी में, जो अल्लाह ताला ने 3 तरह के सेल्स बनाए हैं हमारी बॉडी के अंदर। पहले जो सेल्स हैं वो सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। उनका रुकने का कोई प्रोसेस नहीं होता, थ्रू आउट लाइफ उनकी डिवीजन चलती रहती है। तो जो टाइप ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में वो 3 तरह के हैं। एक कहलाते हैं लेबाइल, दूसरे कहलाते हैं स्टेबल और तीसरे कहलाते हैं परमानेंट। ठीक है जी, ये 3 तरह के सेल्स होते हैं, टाइप ऑफ सेल्स। लेबाइल सेल्स को हम एक और वर्ड कहते हैं कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स। स्टेबल सेल्स स्टेबल ही रहते हैं, क्या होता है वो अभी मैं बता रही हूँ। परमानेंट सेल्स नॉन डिवाइडिंग सेल्स। अच्छा, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स का क्या है कि जैसे आपकी एपिथेलियम है, कंटिन्यूसली रिन्यूअल हो रहा है, 24 घंटे के अंदर जो है एक मतलब आपकी पूरी एपिथेलियम रिमूव हो जाती है और रिन्यू हो जाती है। ये वो चीज है, यानी वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी है कि वो सारी जिंदगी डिवाइड ही होते रहेंगे। लाइक आपके जो स्टेम सेल्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, आपके आरबीसीज बना रहे हैं, डब्ल्यूबीसीज बना रहे हैं, प्लेटलेट्स बना रहे हैं, मुस्तकिल बना रहे हैं। आपके जो सेक्स सेल्स हैं जो कि कंटिन्यूसली बन रहे हैं, दैट आर लेबाइल सेल्स। फिर इसी तरह आपकी जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं वो सारे के सारे लेबाइल सेल्स हैं, क्योंकि वो सारी जिंदगी सिर्फ डिवाइड ही होते रहते हैं।
डिवाइड होते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं, ठीक है जी। एक तो ये टाइप के सेल हो गए। फिर दूसरे टाइप के सेल्स वो होते हैं जो वैसे तो नहीं डिवाइड होते, लेकिन अगर कोई इंजूरियस एजेंट आ जाता है, कोई डैमेज हो जाता है उनको, तो उसके बाद वो अपनी जो डेफिशिएंसी है वो पूरी कर लेते हैं, डिवाइड होते हैं, डेफिशिएंसी पूरी करते हैं और उसके बाद दोबारा से स्टेबल होकर आराम से बैठ जाते हैं। यहां तक बात समझ में आई हफीज? जी मैम। ठीक है। तीसरी जो कैटेगरी होती है आपके परमानेंट सेल्स की, वो नॉन डिवाइडिंग है। मतलब क्या कि जितने टाइम तक उनको डिवाइड होना है, उनके लिए एक टाइम स्पैन है जिसके अंदर वो डिवाइड कर सकते हैं। वो टाइम स्पैन जैसे ही गुजर जाता है, उसके बाद उनका डिवीजन का प्रोसेस पूरी लाइफ के लिए रुक जाता है। क्लियर हो रही बात? पूरी लाइफ के लिए उनके डिवीजन का प्रोसेस रुक जाता है। अच्छा, ये जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, जो कभी डिवाइड नहीं होते, उसमें आपके आ जाते हैं स्केलेटल मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स, और तीसरे जो टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। बात समझ में आ रही है? अब आपका सवाल आंसर हो गया कि फिजियोलॉजिकल जो अडेप्टेशन के प्रोसेस के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर डैमेज होगी तो वो अपने आप को रिपेयर क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि जो नर्वस सेल्स हैं वो नॉन डिवाइडिंग सेल कैटेगरी में जाते हैं। क्लियर है ये बात? जी मैम। कोई और सवाल? एनीवन एल्स? मैम, आपने प्लेटलेट एक्टिवेशन की वीडियो शेयर की थी, उसमें मैम आपने वॉन विली ब्रांड फैक्टर और मैम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इन दोनों का मैम डिफरेंस क्या है मैम, जबकि वो दोनों एक्टिवेशन ही करवा रहे हैं मैम, इनका डिफरेंस आप प्लीज एक्सप्लेन करते हैं। वॉन विली ब्रांड फैक्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक टिश्यू फैक्टर है, जो एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि रिलीज होता है फ्रॉम द मतलब बेसिकली ये जो आपकी जो डैमेज एंडोथीलियम होती है ना, ये वहां से रिलीज होता है। और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तो आपको मालूम है ना कि बेसिकली इट्स दी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जो एटीपी ब्रेक होती है, तो जब फर्स्ट फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल जाता है तो पीछे जो मॉलिक्यूल बचता है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, तो इट्स अ न्यूक्लियोटाइड बेसिकली। लेकिन वॉन विली ब्रांड फैक्टर, जहां तक मेरा ख्याल है, इस वक्त मैं बिल्कुल श्योर नहीं हो सकती हूँ, मैं आपको अपने अगले किसी लेक्चर में इसको कंटिन्यू भी कर सकती हूँ, या अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं बता दूंगी, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, अभी जितना मुझे याद है, ये प्रोटीन इन नेचर होता है, और ये जो है वो आपका जो आपका जो डैमेज टिश्यू होता है वहां से रिलीज होता है, और वो रिलीज होने के बाद प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। क्यों? इसलिए कि एंडोथेलियम डैमेज हो चुकी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन फट चुकी है, और अंडरनीथ जो कोलेजन मौजूद है वो एक्सपोज हो जाता है। तो प्लेटलेट उस एक्सपोज्ड कोलेजन के करीब जो है उसको वॉन विली ब्रांड फैक्टर लेकर आता है। अब जो जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये रिलीज जो है वो एंडोथेलियम से होता है, डैमेज एंडोथेलियम से, इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, ठीक है। लेकिन इसको हम इंशाल्लाह अगली जो क्लास होगी उसमें दोबारा से भी डिस्कस कर लेंगे। इज दैट क्लियर खुशबा? जी मैम, एक्चुअली उस वीडियो में आपने एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का भी जिक्र किया था, तो मैम हाँ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बेसिकली जो उस बॉन्ड को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए साथ में कोफैक्टर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है ये बात? ओके मैम। अच्छा, अदीना रोशन, आप कोई सवाल पूछना चाह रही हो बेटा? अदीना? नो मैम। आपने माइक ऑन किया था, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। किसी और को कोई सवाल पूछना है? एक सवाल है जी कि मैम लिम्फेंजाइटिस is lymphatic secondarily inflamed, मैं lymphadenitis डिफाइन कर दें। lymphangitis and lymphadenitis, ये कहाँ पे पढ़ा था हमने ये? सिद्रा बताएंगे बेटा? ये जो ट्रांससाइटोसिस के बाद ये दो डेफिनेशन आपने बताई थी ना, देखो लिम्फेडेनाइटिस तो बेसिकली जो इन्फ्लेमेशन दैट हैज रीच्ड द लिम्फ नोड्स, ठीक है जी, उसको लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं, ठीक है। आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, देखो जहां पे भी जब भी आपको डैमेज होती है ना,
किसी भी किस्म का इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है तो उसके नतीजे में जो उस इन्फ्लेमेटरी टिश्यू का जो लिम्फ होता है वो कहाँ जाके ड्रेन करता है, वो जाके ड्रेन करता है इन द लिम्फ नोड्स ऑफ दैट सराउंडिंग टिश्यू। ठीक है जी। तो अब क्या होता है कि अगर इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड होता है ना तो लिम्फ नोड्स जो है वो साइज में बड़े हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड आ गया होता है। तो वो जो साइज में बड़ा होना है लिम्फ नोड्स का वो लिम्फेडेनाइटिस कहलाता है। अच्छा, अब वो जो लिम्फ वेसल्स हैं जो वो उस फ्लूइड को लेके लिम्फ नोड्स तक जा रही हैं वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड की वजह से। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज लिम्फेंजाइटिस, यानी जो लिम्फेटिक वेसल्स का इन्फ्लेमेशन है वो लिम्फेंजाइटिस कहलाता है और लिम्फ नोड्स का जो इन्फ्लेमेशन है वो लिम्फेडेनाइटिस कहलाता है। एम आई क्लियर? यस मैम, लिम्फेटिजाइटिस लिम्फेटिक वेसल्स का इन्फ्लेम्ड होना है। हाँ जी, लिम्फेंजाइटिस जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स का इन्फ्लेम्ड होना है और लिम्फेडेनाइटिस जो है वो लिम्फ नोड्स का इन्फ्लेम्ड होना है। ठीक है मैम। सही है जी। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो आप लोगों से जो, अच्छा अब मैं सिर्फ आप लोगों से जो है वो ये कह रही हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर, अच्छा अब और चूंकि किसी के पास सवाल नहीं है तो क्या सेकंड तो इनविटेशन ना दूं ना मैं, हम इसको क्लास को एंड करें यहाँ पे? चलो चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।